नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के राजवंश से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, जिसमें हमने राजस्थान के राजवंश से संबंधित चौहान वंश सारे कर चुके हैं। आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश को करेंगे, जिसमें विस्तार से विवरण सहित इसको लिया हुआ है। और आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर भी कोई मारवाड़ के राठौड़ वंश से या मारवाड़ से कोई क्वेश्चन आता है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के राठौड़ वंश, जिसमें देखते हैं फर्स्ट। इसके अंतर्गत देखा गया है कि राजस्थान का इतिहास है। इतिहास के अंतर्गत फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें मारवाड़ का राठौड़ वंश दिया गया है, जिसमें राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। तो जो राष्ट्रकूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश है। और प्राकृत रूप में इसको रटहूड़ भी कहा गया है। राठौड़ को प्राकृत रूप में रटऊड़ कहा गया है। कुछ विद्वान राठवड़ या राठौड़ का अपभ्रंश भी बताते हैं। कुलदेवी इनकी राठौड़ों की कौन सी है? नागणेचा माता है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की संतान बताया है, और इसका जो समर्थन है वे विश्वेश्वर नाथ रेऊ करते हैं। जयचंद गढ़वाल इसके बाद में मतलब जैसे जैसे आगे आगे कौन से राजा हुए, तो जयचंद गढ़वाल, उसके बाद में हरिश्चंद्र, उसके बाद सेहतराम है, और उसके बाद में राव सिंहा को माना गया है। उस आगे चलते हैं तो इसके अंदर बताया गया है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो गौरी वर्सेस जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ था, और भाटो द्वारा। राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान मानी जाती है। भाटो ने कहा है राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। एस.सी. ओझा ने राठौड़ों को बदायूं यूपी के राठौड़ों के वंशज बताया है। डॉक्टर हार्नेली ने राठौड़ों को गढ़वालों से अलग माना है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग राठौड़ों की उत्पत्ति बताई गई है कि किसके द्वारा राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राव सिंहा को, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1240 से 1273 ईस्वी। इन्होंने कि राठौड़ वंश के संस्थापक और आदि पुरुष और मूल पुरुष इन्हीं को माना जाता है। किसको? राव सिंहा को। और जो स्थापना है वो पाली के आसपास में हुई थी 1240 ईस्वी के अंतर्गत। और जो निर्माण है वो मुहूर्त गांव में दुर्ग, काली नदी के किनारे है ये दुर्ग, वहां पे इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद में लाख जवर का युद्ध इन्हीं के टाइम में हुआ था। राव सिंहा वर्सेस सिंध के मुस्लिम लुटेरे थे, जिनका लाख जवर का युद्ध है वो 1273 में इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसकी जो जानकारी है कि लाख जवर के युद्ध की हमें जानकारी कब मिलती है, किससे मिलती है, तो 1273 ईस्वी में बिठू शिलालेख जो पाली से प्राप्त हुआ है उससे हमें कि 1273 ईस्वी के अंतर्गत राव सिंहा और सिंध के मुस्लिम लुटेरों के साथ में लाख जवर का युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी हमें बिठू शिलालेख से मिली है, जो कि हमें पाली से प्राप्त हुआ है। और इसमें सिंहा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इनकी जो पत्नी थी पार्वती सोलंकी वो सती हो गई थी। और इनका जो स्मारक है वो बिंदु गांव पाली के अंतर्गत बना हुआ है। और इनका जो राव सिंहा के पुत्र थे वो आस्थान या आसनाथ माने गए हैं। तो राव सिंहा के बाद में जितने भी राव सिंहा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिनसे क्वेश्चन बनता है, वो हमने मेन पॉइंट इसके अंतर्गत लिए हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो उनका पुत्र है जो राव सिंहा का, वो है आसनाथ। और आसनाथ का जो टाइम पीरियड था वो 1273 ईस्वी से 1291 ईस्वी को माना गया है। इसी में जो पाली से हटाकर मुंदोई गांव में शक्ति का केंद्र इन्होंने बनाया था। कौन शक्ति का केंद्र इन्होंने कौन सा गांव बनाया था? मुंदो गांव को बनाया था। और हडर व खेड़ पर अधिकार इन्होंने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। आसनाथ है वो 1273 से 1291 टाइम पीरियड है। तो 1291 के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में चलते हैं राव दुहड़, जिनका टाइम पीरियड 1291 से 1309 ईस्वी माना गया है। और प्रतिहारों को परास्त कर मंडोर पर अधिकार किया था इन्होंने, और प्रतिहारों से संघर्ष में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा भी गया है कि कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कौन सा राठौड़ जो शासक है वो लेके आए थे, तो राव दुहड़ लेके आए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस नागणेची माता के जो चक्रेश्वरी माता है वो नागणेची माता के नाम से ही स्थापित किया था। कहाँ पे? नगाड़ा गांव बाड़मेर में। और यही नागणेची माता ही राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। इसी प्रकार से राज्यपाल भीम, जो इनके राज्यपाल थे, तुवड़ के राज्यपाल थे भीम, कनकपाल, छड़ा, ये तीनों भाटियों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो इनके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो चूड़ा आते हैं, राव चूड़ा। तो राव चूड़ा का जो लालन पालन चाचा मल्लीनाथ जी ने किया था, और सालेड़ी गांव में इन्होंने
जागीर दी थी। मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को ही माना जाता है और इनकी राजधानी है वो मंडोर है। इंदिरा परिहार द्वारा चूड़ा को मंडोर दहेज में दिया गया था। जो इंदिरा परिहार थे, इन्होंने राव चूड़ा है, चूड़ा इंदिरा परिहार ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा के साथ में किया था और चूड़ा को जो मंडोर है वो दहेज में प्राप्त हुआ था। सामंत प्रथा की शुरुआत थी, जो सामंत प्रथा जिसे जागीरदारी प्रथा कहा जाता है, तो सामंती प्रथा का जो शुरुआत है वो भी राव चूड़ा के टाइम पीरियड में ही हुई थी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में चूड़ासर गांव भी राव चूड़ा ने बसाया था, जो कि कहाँ है, नागौर से चूड़ासर तालाब निर्माण भी इन्होंने करवाया था। उसके बाद में पत्नी इनकी कौन थी, चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि जोधपुर में है। तो चांद बावड़ी का निर्माण किन्होंने करवाया था, राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने अपने ही नाम पर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि जोधपुर में स्थित है। और पुत्री इनकी थी हंसाबाई, और पुत्री हंसाबाई का विवाह उन्होंने मेवाड़ के जो शासक है लाखा के साथ में किया था। जो राणा लाखा थे उनके साथ में हंसाबाई का विवाह हुआ था, जो कि किसकी पुत्री थी, राव चूड़ा की पुत्री थी। उसके बाद में इनकी जो राव चूड़ा है, राव चूड़ा की मृत्यु हुई थी 15 मार्च 1423 को भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। आगे इनके जो पुत्र हुए थे वो थे पुत्र थे काना व रणमल। उसके बाद में इनकी जो रानी थी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर, जो दूसरी रानी थी किशोरी कंवर, उनके प्रभाव में आकर और छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ये इसके बाद में इनका राव कान्हा का टाइम पीरियड आ जाता है। उसके बाद ऐसे कहा जाता है किदवंती के अनुसार कर्णी माता ने कान्हा की हत्या करवा दी थी, ऐसा माना जाता है, ये कहा गया है। और सांखला व भाटियों से संघर्ष करते हुए जानकारी हमें मिलती है कि सांखला और भाटियों से संघर्ष करते हुए मारे गए थे, ऐसी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है राव रणमल का जो टाइम पीरियड है वो 1427 से 1438 ईस्वी था। और राव चूड़ा का जो बड़ा पुत्र माना गया है रणमल को। और इनकी जो बहन थी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया गया था। और मेवाड़ के शासकों के समकालीन कौन थे, लाखा, मोकल और कुंभा। अधिकतम समय मेवाड़ में व्यतीत किया इन्होंने। और रणमल ने चूड़ा के भाई अपने चाचा राघव देव की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से कुंभा के सामंतों ने भारमली की सहायता से रणमल की 1438 में चित्तौड़ दुर्ग में हत्या करवा दी थी। भारमली कौन थी, एक नाचने गाने वाली थी, उसकी सहायता से रणमल को ऐसा माना जाता है कि कुछ उसके पेय पदार्थ के अंतर्गत उन्होंने जहर दे के इसकी हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद में जो कुंभा के सामंतों ने भारमली की सहायता से रणमल की 1438 में चित्तौड़ दुर्ग में हत्या करवा दी थी। और रानी कोडमदे कहाँ, बीकानेर में। तो बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का इन्होंने निर्माण करवाया था। कोडमदे जो इनकी रानी थी, उन्होंने बीकानेर के अंदर कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बाद में चलते आगे राव जोधा, जिनका 1438 से 1489 इनका टाइम पीरियड है। और इनका जो पुत्र था राव जोधा का, ये राव जोधा है वो रणमल के पुत्र थे। और चामुंडा माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, राव जोधा ने। और रणमल की हत्या के बाद इन्होंने काधुनी गांव के अंदर बीकानेर में शरण ली थी। तो ऐसा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राव जोधा ने रणमल की हत्या के बाद में कौन से गांव में भाग के शरण ली थी, तो वो गांव आता है काधुनी गांव। ये कई बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है काधुनी गांव को लेके, ये फैक्ट पूछा ही जाता है। मंदसौर पर अधिकार 1453 में अक्का सिसोदिया व अडाला हिंगोला को पराजित करके इन्होंने मंदसौर पर अधिकार कर दिया था। इसके बाद में आवल बावल की संधि सबसे मोस्ट और मेन संधि मानी जाती है। आवल बावल की संधि जो कि 1453 में ईस्वी में हुई थी और किसके बीच में हुई थी, जोधा व राणा कुंभा के मध्य हुई थी। और किस बात को, हंसाबाई की मध्यस्थता से ये की गई थी और इसे ही मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की सीमा का निर्धारण करने के लिए ही आवल बावल की संधि की गई थी। और जो राव जोधा है, राव जोधा का विवाह श्रृंगार देवी विवाह है वो, मतलब आवल बावल की संधि के साथ ही मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया था। और आवल बावल की संधि के साथ ही संधि के अंतर्गत विवाह है वो श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ में किया गया था। तो इस प्रकार से ये आवल बावल की संधि हो गई। और जोधा ने 12 मई 1459 में जोधपुर को बसाकर राजधानी
बनाया था। तो जोधपुर को राजधानी कब बनाया गया था? 1467 में, 12 मई 1467, और जोधा ने इसको बसाया था। उसके बाद में निर्माण, इस यहाँ पे मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया, जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जोधपुर नगर बसाया, कब बसाया, वहाँ पे कौन सी पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं वो मोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक भी राव जोधा को ही माना जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सामंती प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन सा है, तो राव जोधा को ही माना गया है। और मारवाड़ का प्रतापी शासक किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने मारवाड़ का प्रतापी शासक इन्हें बताया। और इनकी मृत्यु हुई थी 1489 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो रानी थी जसमदे ने रानीसर तालाब का निर्माण मेहरानगढ़ में करवाया था। ये भी पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ के अंतर्गत रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी जसमदे ने करवाया था। उसके बाद में आगे के जो शासक हुए थे वो राव सातलदेव हुए थे, जो कि 1489 से लेकर 1492, 89 से लेकर 92 के मध्य इनका टाइम पीरियड रहा है। 3 या 4 साल है। इसमें जोधा के पुत्र थे राव सातलदेव, और सातलमेर, मतलब सातलमेर का ही दूसरा नाम जैसलमेर है, वो कस्बा इन्होंने बसाया था। किसने? सातलदेव ने सातालमेर या जैसलमेर कस्बा बसाया। अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां से पिपाड़ का युद्ध किया था, जो कि 1492 के अंतर्गत हुआ था। और यहाँ पे गुड़ले खां और कर्ण और गुड़ले खां द्वारा मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण करना, मेन जो युद्ध हुआ था पीपाड़ का युद्ध, जो कि 1492 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था, वो हुआ था। मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण करके ले आए थे, तब उनको छुड़ाने के लिए ये युद्ध किया गया था। और इसी के बाद में घुड़ला त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में इनकी जो पत्नी थी फुल्ला भटियाणी ने फुलेलाव तालाब का निर्माण जोधपुर के अंतर्गत करवाया था। उससे नेक्स्ट शासक आते हैं राव सूजा, जिनका टाइम पीरियड 1492 से 1515 ईस्वी के अंतर्गत माना गया है, जिसमें राव जोधा का पुत्र माना जाता है राव सूजा को, और इनका सातलदेव का ये भाई था राव सूजा। समकालीन किसके था? राव बीका, जो बीकानेर के शासक है उनके समकालीन था राव सूजा। और बीकानेर राज चिन्ह के लिए मंडोर पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे राज चिन्ह के लिए मंडोर पे आक्रमण किया। उसके बाद आते हैं राव गांगा, जो कि जिनका टाइम पीरियड 1515 से 1531 ईस्वी माना जाता है। और राव गांगा है, उन्होंने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ भेजा था, और अफीम के नशे का शौकीन था। 1529 में राव शेख द्वारा जोधपुर पर आक्रमण किया गया था। और सेवकी का युद्ध, जो कि 1529 में ही लड़ा गया था, राव शेख इसके अंतर्गत पराजित हो गया था। उसके बाद में मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी गई थी। तो गंगा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मालदेव। तो पितृहंता, हाँ, यहाँ पे हो गया सेवकी का युद्ध 1529 में, और मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी थी। और राव मालदेव राठौड़, इसके बाद में चलते हैं। तो इसके अंतर्गत है कि 1531 से 1562 ईस्वी के अंतर्गत राव मालदेव राठौड़ का टाइम पीरियड रहा है। और मालदेव ने खानवा युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, और इसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया था मालदेव ने। उसके बाद में मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी मालदेव को ही माना जाता है। और जो मालदेव है, मालदेव के उपाधियाँ, सबसे ये इंपॉर्टेंट भी बनता है क्वेश्चन कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसको? मालदेव को, जिन्होंने गंगा की हत्या करी थी। गंगा की हत्या करते और इसीलिए इन्होंने पितृहंता कहा जाता है। उपाधियाँ इन्होंने कि 52 युद्ध का विजेता, हिंदू पातशाह। ये भी उपाधियाँ से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा ली गई है, या ये उपाधियाँ हैं, इसके अंदर इस उपाधि से किस शासक को कहा जाता है। तो राव मालदेव की जो उपाधियाँ हैं उनमें 52 युद्ध का विजेता, हिंदू पातशाह, जिसे फरिश्ता कहा जाता है, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, फारसी इतिहासकार ने कहा है हशमत वाला शासक। इस प्रकार से ये इनकी उपाधियाँ हैं। इनके जो राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा। विवाह इनका हुआ था उमादे के साथ में हुआ था। ये उमोद है, उमादे के साथ में हुआ था, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी और लुरकरण भाटी की पुत्री थी, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाता है। तो रानी उमादे के साथ में राव मालदेव का विवाह हुआ था। उसके बाद में महासती, जो कि इसे महासती भी कहा जाता है, आशा बारड ने भर दिया था। यहाँ पे एक बार ये जब तारागढ़ में रूठ के आ गई थी यहाँ पे, तो जो आशा भारत है, आशा भारत ने इनको कुछ कहा था जिससे कि इनको मतलब वहाँ वापस जाने के लिए भर दिया। ये रूट के आ गई थी, तो इस तरीके से उनको
अहम को जगाया था कि ये वापस वहाँ पे नहीं जा सके। इसी प्रकार से यहाँ इन्होंने जो निर्माण है सोजत दुर्ग पाली के अंतर्गत सोजत दुर्ग का निर्माण कराया था, मालकोटा दुर्ग मेड़ता के अंतर्गत निर्माण करवाया, और पोखरण में पोखरण कुल्ला जिसका जैसलमेर के अंतर्गत निर्माण करवाया गया था। पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था जो कि 1541 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसको फलोदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और मालदेव के जो सेनापति थे जेताव और कुंपा और जेतसी, ये राव जेतसी जो बीकानेर के थे, ये तो ये जेता और कुपा और जेतसी राव मालदेव के सेनापति हो गए। उसके बाद राव जेतसी मारा गया था और पुत्र जो पाहेबा या साहिबा का युद्ध था इसमें राव जेतसी मारा गया था और पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के शरण में चला गया था। तो ये हो गया 1541 पाहेबा या साहिबा का युद्ध, जिसे फलोदी का युद्ध भी कहा जाता है। आगे आता है गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, और गिरी सुमेल का है ये पाली के अंतर्गत है, और मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, तो ये 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। शेरशाह सूरी और जो मालदेव है, मालदेव के सेनापति जेता कुपा, इनके बीच में हुआ था। जेता और कुपा इसके अंतर्गत वीरगति को प्राप्त हो गई थी। शेरशाह सूरी जलाल खान जुनानी की सहायता से विजय रहा था। उसके बाद में मालदेव शिवाना चले गए थे यहाँ से, और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि इसके अंतर्गत जो जलाल खां जुनानी था ये एक सैनिक टुकड़ी पीछे से लेके आया था, जिसकी वजह से हारती हुई जो सेना है शेरशाह सूरी की वो लास्ट टाइम में विजयी हो गई थी। क्योंकि जेता और कुपा है वो बहुत अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ में उन्होंने जीता था, जबकि इन्होंने छल किया था। और लास्ट में जो जलाल खां जुनानी है जो अपनी पीछे की टुकड़ी लेके आए थे, जिसकी वजह से ये विजय हो गया था। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर आज हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। सूरी ने जोधपुर में सूरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और जेता और कुपा की जो छतरी है वो गिरी गांव पाली के अंतर्गत बनी हुई है। ये अभी पूछा जा सकता है क्योंकि फिलहाल ये मोस्ट में है, और कि जेता और कुपा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जेता कुपा की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो गिरी गांव पाली के अंतर्गत बनी हुई है। तो ये ऐसे आने वाले क्वेश्चंस या फैक्ट माने गए हैं। और उमादेह को एक बार वापस मनाने का कार्य आशा बारट ने कहा था। आशा बारट ने करा था, लेकिन उनके जमीर को जगाया था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं गई थी। उमादेह है तो उमादेह तारागढ़ अजमेर में रही थी, और मालदेव के पुत्र राम उदय सिंह चंद्रसेन जो अगला शासक इनका मालदेव के पुत्र थे, ये इन मालदेव के बाद में जो चंद्रसेन है वो शासक बने थे। 1557 में हरमड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि मेवाड़ के उदय सिंह और मालदेव के बीच में लड़ा गया था। तो ये वाला भी पूछा जा सकता है कि हरमड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1557 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो मेवाड़ के उदय सिंह और मालदेव के बीच में लड़ा गया था। आगे जो नेक्स्ट है वो शासक आते हैं राव चंद्रसेन, जिसको कि जो कि किसके मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 1541 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। शासक बनते ही अपने बड़े भाई राम व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा, जो अकबर की शरण में चले गए थे। तो इनके जो पिता हो गए मालदेव और माता सौरूपदेह हो गई। और उपनाम इनका क्या है, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मतलब महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक। ये जितनी भी उपनाम है या उपाधियां हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा गया है, तो राव चंद्रसेन को कहा गया है। इसी प्रकार से 1564 में राम ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना लेकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन था जिसने हुसैन कुली खां था जिसके नेतृत्व में अकबर की शाही सेना जोधपुर पर अधिकार कर लेती है 1564 के अंतर्गत। तो इसमें हुसैन कुली खां का नाम है वो आता है। तो चंद्रसेन यहाँ से भाग के फिर भद्राजुन की ओर निकल गया था, और 1570 के अंदर नागौर दरबार आयोजित किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था, तो 1570 के अंतर्गत किया गया था। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। जब यहाँ नागौर दरबार लगा था 1570 के अंतर्गत, तब जो अकबर है इन्होंने नागौर के अंतर्गत शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। उद्देश्य क्या था, राजपूत राजाओं से संधि करना। उसके बाद में जो नागौर दरबार का उद्देश्य बताया गया है यहाँ पे कि नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था, राजपूत राजाओं से संधि करना। और इस नागौर दरबार में कौन कौन आए थे, ये भी कई बार पूछा जाता है कि नागौर दरबार में शरीक होने कौन आए थे। तो बीकानेर के कल्याणमल आए थे, जैसलमेर के हर्राय भाटिया आए थे, मारवाड़ के राय चंद्रसेन और उदय सिंह आए थे। यहाँ कहा जाता है कि चंद्रसेन आए थे, लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था।
चंद्रसेन को छोड़ सभी नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन तो उसमें शरीक ही नहीं हुए थे। उसके बाद में कारण क्या था कि अकबर का चंद्रसेन से भाई राम व उदय के प्रति घनिष्ठ लगाव, चंद्रसेन के जो भाई थे राम व उदय सिंह, इनके प्रति जो घनिष्ठ लगाव था अकबर का, तो चंद्रसेन आए नहीं यहाँ पे नागौर दरबार में, उनके भाई राम और उदय सिंह ही आए थे। चंद्रसेन नागौर दरबार से भद्राजून सीधे ही नागौर दरबार में शरीक नहीं होके और यहाँ से भद्राजून जालोर की तरफ चले गए थे। अकबर ने ये राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। जब भद्राजून की तरफ चंद्रसेन चले गए थे तो जो अकबर है उन्होंने बीकानेर के राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ उधर कूच किया था और चंद्रसेन भद्राजून से सिवाना की पहाड़ियों में चला गया था और चंद्रसेन ने खराब स्थिति के कारण पोखरण किले को हर्राय भाटी को बेच दिया था। इसी प्रकार से चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है कि 15 जो मारवाड़ है तो मारवाड़ को खालसा कब घोषित किया गया था, उसमें डेट दे सकते हैं आपको 1581 से 1583, 83 से, मतलब 4 ऑप्शंस दे के आपको पूछा जा सकता है कि मारवाड़ को खालसा कब घोषित किया गया था। तो 1581 से 83 के मध्य मतलब 82 में मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया गया था। तो इसके अंतर्गत है एक नोट भी हमने यहाँ दिया है कि राय सिंह जो बीकानेर के थे को अकबर द्वारा 1572 से 1574 तक मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो अकबर है, अकबर ने मारवाड़ का सूबेदार कौन से शासक को नियुक्त किया था, तो जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको अकबर ने मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया था। कब किया था? 1572 से 1574 के मध्य किया था। इसी प्रकार से आगे का जो राजा आते हैं वो मोटा राजा उदय सिंह आते हैं, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1583 से 1595 के मध्य। इनको उपाधि क्या थी? उपाधि थी मोटा राजा। मोटा राजा इनकी उपाधि थी और ये मोटा राजा उपाधि है वो अकबर ने दी थी उदय सिंह को। और ये चंद्रसेन के भाई थे उदय सिंह। उदय सिंह और राम है वो दोनों अकबर की जो खास थे, इसीलिए चंद्रसेन वहाँ नागौर दरबार में शरीक नहीं हुए थे। तो जो ये उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह थे, मोटा राजा की अकबर ने इनको उपाधि दी थी जो कि चंद्रसेन के भाई थे। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो मोटा राजा उदय सिंह ही थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और माने भी जाते हैं। पूछा भी जाता है कि ऐसे कौन से थे जिसने मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता या वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम स्थापित करे थे, तो वो मोटा राजा उदय सिंह को माना गया है। इनकी पुत्री जगत गोसाई थी। जोधाबाई इनका विवाह जहांगीर से इन्होंने किया था और जहांगीर का पुत्र कौन था? खुर्रम था, साजा जिसको कहा जाता है। उदय सिंह के समय मारवाड़ चित्र शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चित्र शैली या चित्रकला के अंतर्गत मुगलों का प्रभाव मारवाड़ के ऊपर कौन से शासक के टाइम पीरियड में पड़ा, तो वो उदय सिंह के समय में पड़ा था। मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल शैली का प्रभाव उदय सिंह के टाइम पीरियड में पड़ा। उसके बाद में उदय सिंह का जो पुत्र थे किशन सिंह, उन्होंने किशनगढ़ बसाया था 1609 ईस्वी के अंतर्गत और उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 1595 ईस्वी में, लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो सूर सिंह आते हैं। सूर सिंह का टाइम पीरियड माना जाता है 1595 से लेकर 1619 के मध्य और इनकी जो उपाधि है वो सवाई। सवाई की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी और ये किसके समकालीन थे? अकबर व जहांगीर के समकालीन थे सूर सिंह और जहांगीर ने 5000 का मनसब प्रदान किया था सूर सिंह जी को। उसके बाद में सवाई सूर सिंह वंश प्रशस्ति जो कि माधव भट्ट श्रीमाली ने लिखी थी, ये सूर सिंह के टाइम में लिखी गई थी, सूर सिंह वंश प्रशस्ति, और सूर सिंह की मृत्यु हुई थी 1619 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो आते हैं वो गज सिंह आते हैं। गज सिंह फर्स्ट है जिसमें 1619 से 1638 इनका टाइम पीरियड माना जाता है और इनकी जो उपाधि है वो दलथम्बन की है। दलथम्बन उपाधि गज सिंह को किसके द्वारा प्रदान की गई थी? जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी और कब? 1621 ईस्वी के अंतर्गत दी गई थी। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी? तो गज सिंह को दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि दलथम्बन की उपाधि किसके द्वारा और किसको दी गई थी। तो दलथम्बन की उपाधि जहांगीर के द्वारा गज सिंह फर्स्ट को दी गई थी
इसी 1621 ईस्वी के अंतर्गत दी गई थी। और इनका जो गज सिंह का राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? बुरहानपुर के अंतर्गत किया गया था। और जहांगीर ने 3,000 की जाट व 2,000 सवार का मनसब भी इन्हें प्रदान किया था। और जो गज सिंह है इनको उपनाम थे मारवाड़ का बदनाम शासक। ये भी कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ का बदनाम शासक कौन से शासक को माना जाता है, तो गज सिंह को ही मारवाड़ का बदनाम शासक कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। उसके बाद में है दरबारी कवि। तो गज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? इसके अंदर हेम कवि, जिनको गुण भाष्य लिखा था इन्होंने, केशवदास गार्डन, गज गुण रूपक इन्होंने लिखा था। तो ये दरबारी कवि हो गए। इसके बाद में पासवान थी इनकी अनारा बेगम। जो गज सिंह है, इसी अनारा बेगम के चक्कर में ही इनको बदनाम शासक नाम पड़ा था। और इनका जो पुत्र था वो जसवंत सिंह थे। और जसवंत सिंह अमर सिंह राठौड़, जो कि नागौर, शाहजहां ने नागौर का परगना दिया था इनको, अमर सिंह राठौड़ को। उसके बाद में आते हैं इनके पुत्र अमर सिंह राठौड़। तो गज सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़। उत्तराधिकार पद से वंचित कर दिया गया और नाराज होकर ये मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चले जाते हैं। और शाहजहां ने नागौर का परगना इन्हें प्रदान किया था। यही वाला यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में शाहजहां ने नागौर परगना दे दिया था। और जो अमर सिंह है उनके घोड़े का नाम बादल था। मतिरे की राड़ भी अमर सिंह के टाइम में हुई थी। अमर सिंह और बीकानेर के जो कर्ण सिंह है उन दोनों के बीच में मतिरे की राड़ हुई थी 1644 ईस्वी में। और इनका उपनाम है वो कटार का धनी इनको माना जाता है। किसको कटार का धनी? जो अमर सिंह राठौड़ है उनका उपनाम है कटार का धनी। और अमर सिंह और बीकानेर के जो कर्ण सिंह थे उनके बीच में मतिरे की राड़ कब हुई थी? 1644 में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जितने भी हैं फैक्ट वो हमने मोस्ट फैक्ट ही इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। उसके आगे चलते हैं। तो शाहजहां के दरबार में सलावत खान ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया था, इसलिए अमर सिंह ने सलावत खान की हत्या कर दी थी कटार देके और इनको मार दिया गया था। इस तभी से कटार का धनी इनको कहा जाता है। इनका साला था अर्जुन गौड़ ने धोखे से अमर सिंह पर हमला कर दिया था। और इनका सहयोगी था बल्लू सिंह चंदावत। और जो अमर सिंह राठौड़ है इनकी छतरी नागौर में 16 खंभों की छतरी है। और अमर सिंह दरवाजा आगरा के अंतर्गत बना हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है आपको कि। और उसके बाद के जो शासक है उसके अंतर्गत आते हैं अपने जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का टाइम पीरियड है वो माना जाता है बुरहानपुर, जन्म बुरहानपुर में हुआ था। टाइम पीरियड 1638 से 1678 के बीच में है। और राज्याभिषेक इनका आगरा में हुआ था 1638 में। और जो जसवंत सिंह फर्स्ट है उनको उपाधि दी गई थी महाराजा की। और किसने दी थी महाराजा की उपाधि? शाहजहां ने दी थी। मनसब इनको 7,000 का मनसब शाहजहां ने प्रदान किया था। और 1640 ईस्वी में जोधपुर पहुंचने पर जो गदीन शिनी का उत्सव भी इनके द्वारा ही मना गया था। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आने वाले में जरूर पूछा जा सकता है गदीन शिनी का उत्सव कब मनाया गया था? तो 1640 ईस्वी में और जसवंत सिंह फर्स्ट के टाइम में मनाया गया था। और इनका जो प्रधानमंत्री थे वो राज सिंह कुपावत थे। और छतरी इनकी छतरी प्रधानमंत्री की छतरी भी कहा जाता है इनकी छतरी को, राज सिंह कुपावत की। और ये जोधपुर के अंतर्गत है। और शाहजहां के पुत्र दारा सूजा और मुराद व औरंगजेब, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था तब इन्होंने उनका साथ दिया था। ठीक है, आगे चलते। तो इसके अंतर्गत आता है धर्मत का युद्ध। 1658 के अंतर्गत धर्मत का युद्ध हुआ था। और एमपी में दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध। दारा शिकोह को जसवंत सिंह फर्स्ट ने साथ दिया था। और शाहजहां के जो पुत्र थे, पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत इन्होंने भाग लिया था। और औरंगजेब इसके अंतर्गत विजय रहा था। धर्मत के युद्ध के अंतर्गत औरंगजेब विजय रहा था। और जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुर रानी जो जसवंत दे थी उसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। कहा राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहाँ पर ही मर बैठते हैं। ऐसी बातें सुनकर और जसवंत सिंह है वो वापस वहीं पर चले गए थे। जब अपनी जो जसवंत थी उन्होंने किले के दरवाजे नहीं खोले थे। तो इसी में आगे के जो मारवाड़ के जो और शासक हुए रोचक कहानियाँ हैं उनमें आगे जो पढ़ते मारवाड़ के जितना भी आगे का विवरण है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी प्रकार से आप आगे से आगे अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।